नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं उपस्थित हूँ बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य के पेपर को लेके। इस वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य के पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो आओ देखते हैं हम लोग पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण कैसे और क्या है। आप लोगों को ये सिलेबस आपका दिख रहा होगा, तो ध्यान से आप देखो। जहां मुझे लगेगा मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगी और समझाने की कोशिश करूंगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम को बहुत संक्षिप्त में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। देखते हैं जो हमारा हिंदी साहित्य का ये पेपर है, हिंदी गद्य साहित्य, उस शीर्षक को हिंदी गद्य साहित्य। इसमें हिंदी गद्य साहित्य पर विचार किया गया है। हिंदी गद्य साहित्य को केंद्र में रख के संपूर्ण पेपर को बनाया गया है। आप लोगों ने बीए फर्स्ट ईयर में, थोड़ा सा पीछे चलिए, आपको समझने में जोड़ने में थोड़ी आसानी होगी। बीए फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था। हिंदी साहित्य के इतिहास में संपूर्ण इतिहास क्रम को आपको बताया गया, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल शामिल किया गया है। और दूसरी जो काव्य की कविता है, मध्यकालीन हिंदी कविता आपने पढ़ा। मध्यकालीन हिंदी कविता में भक्तिकाल और रीतिकाल के कवियों द्वारा लिखे गए दोहे, चौपाई, छंद, सवैया, जो उनके काव्य ग्रंथ हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा और समझा। अब जब हम द्वितीय वर्ष में आते हैं तो हमें गद्य साहित्य भी शामिल किया गया है, क्योंकि आधुनिक काल से ही गद्य साहित्य की शुरुआत होती है। इसके पहले गद्य जो भी लिखा गया है वो ब्रज भाषा में रहा है, लेकिन वो ना के बराबर ही है। मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जो गद्य की शुरुआत होती है भारतीय युग से ही होती है। भारतीय युग में गद्य की भाषा खड़ी बोली अपना रूप धारण कर चुकी होती है और वो बन जाती है, लेकिन भारतीय युग तक काव्य की भाषा ब्रज ही रहती है। द्विवेदी युग में आके द्विवेदी जी के अथक, द्विवेदी जी जब मैं कह रही हूँ तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अथक प्रयासों से गद्य पद्य की भाषा एक होती है। वो एक अलग प्रश्न है, भाषा का प्रश्न है। जब पढ़ाऊंगी तो थोड़ा सा मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगी। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, नहीं तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे। हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत जो हमारे सिलेबस में रखा गया है उसमें है एक उपन्यास और 4 कहानियां हैं और 4 निबंध हमारे सिलेबस में रखा गया है जो आपको पढ़ना है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जैनेन्द्र का उपन्यास त्यागपत्र लगा हुआ है इकाई 1 के अंतर्गत। जैनेन्द्र, इस इकाई के अंतर्गत हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे जैनेन्द्र का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, अर्थात उनका व्यक्तित्व और कृतित्व क्या रहा है। जैनेन्द्र किस तरह के उपन्यासकार या कहानीकार हैं, इनके बारे में संपूर्ण विधिवत हम जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो हम त्यागपत्र को आसानी से समझ पाएंगे। त्यागपत्र उपन्यास एक तरह का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, जिसके क्रोधा के रूप में जैनेन्द्र को जाना जाता है। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास के अंतर्गत जैनेन्द्र ने त्यागपत्र में स्त्री की मनोदशा का वर्णन किया है कि स्त्री की मनोदशा क्या हो सकती है, उसकी पीड़ा क्या हो सकती है। बहुत बारीकी से, बहुत ही अद्भुत शब्दजाल से बुनने का काम किया इन्होंने। त्यागपत्र उपन्यास की जो मुख्य पात्र है वो मृणाल है। मृणाल का संपूर्ण जीवन इसमें चित्रित किया गया है और दूसरा कैरेक्टर है मृणाल का भतीजा प्रमोद। बाकी गौड़ पात्र हैं जो बैकडोर से कह सकते हैं, बस वो आते हैं बैकग्राउंड में, लेकिन जो मुख्य बातचीत चलती है या जो भी घटना घटती है जिसका संबंध इस उपन्यास को केंद्र में रख के लिखा गया है वो मृणाल है और उसका भतीजा प्रमोद है। तो आप सर्वप्रथम इस उपन्यास को पढ़िए। बहुत पतला सा उपन्यास है, बहुत ही सारगर्भित उपन्यास है और आपको पढ़ना चाहिए, लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास किताब है तो किताब से पढ़िए, लाइब्रेरी में सर्च करिए, अगर लाइब्रेरी मिल जाए त्यागपत्र उपन्यास तो वहाँ से पढ़िए। नहीं मिलता है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप गूगल पे टाइप करेंगे जैनेन्द्र का उपन्यास त्यागपत्र PDF तो आपको मिल जाएगा, डाउनलोड भी हो जाएगा और आप इसको पढ़ने की कोशिश करना, तब आपको बहुत बारीकी से इस उपन्यास का जो सार तत्व है वो समझ में आपको आएगा। उसके बाद आती है तात्विक समीक्षा। तात्विक समीक्षा से तात्पर्य है कि जो उपन्यास आपने पढ़ा उस उपन्यास को लिखने का क्या उद्देश्य रहा है लेखक का, आखिर वह उपन्यास आज भी प्रासंगिक क्यों है।
इन तमाम तरह के प्रश्नों को लेकर तात्विक समीक्षा की जाती है। कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको केंद्र में रख के भी तात्विक समीक्षा की जाती है। उसमें आता है कथानक, कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली, चरित्र चित्रण, उद्देश्य, ये कुछ बिंदु हैं जिसके आधार पर भी तात्विक समीक्षा की जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। इस नज़रिए से आपको जैनेंद्र का उपन्यास त्यागपत्र पढ़ना है। अगली इकाई है इकाई 2। इकाई 2 में कहानीकारों को शामिल किया गया है। पहले कहानीकार हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद की जो कहानी है वो नमक का दरोगा शामिल की गई है। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप शामिल की गई है। अगले कहानीकार हैं यशपाल की कहानी पर्दा शामिल की गई है। उसके बाद कहानीकार हैं उषा प्रेमदा की कहानी वापसी शामिल की। वापसी एक बेहतरीन कहानी है, मतलब जो भी 4 कहानीकार इसमें रखे गए हैं उनकी बेहतरीन कहानियों को यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है। और एक चीज़ और देखिए तो एक क्रम है, प्रेमचंद युग है, फिर जयशंकर प्रसाद युग है, फिर यशपाल की कहानी है आधुनिक युग की, उसके बाद नई कहानी की कहानी है उषा प्रेमदा के माध्यम से यहाँ पे चित्रित हुई है। एक कालक्रम को भी यहाँ पे सूचित करता है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपको जो फोकस करना है कहानीकार का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय यानी व्यक्तित्व कृतित्व, और जो कहानी का इतिहास है आप तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। मुख्य रूप से आप लोगों को कहानी और कहानीकार पे फोकस करना है। और एक चीज़ आपको और बता दूं, जो नमक का दरोगा कहानी है प्रेमचंद की कहानी है, बेहतरीन कहानियों में से एक कहानी मानी जाती है। आप इन सभी कहानियों को, चाहे नमक का दरोगा हो या जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप हो, यशपाल का पर्दा हो या उषा प्रेमदा की वापसी कहानी, सभी कहानी का टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करना। अगर आपके पास किताब है तो वहाँ से पढ़िए, नहीं तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप गूगल पे इन कहानियों के नाम टाइप करेंगे तो आपको PDF फाइल मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लाइन टू लाइन इस कहानी को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उषा प्रेमदा नई कहानीकार की श्रेणी में गिनी जाती हैं। पहले जो कहानी का प्रेमचंद युग है, प्रसाद युग है, फिर आधुनिक युग की कहानियां हैं, उसके बाद नई कहानी का दौर चलता है। कहानी अपना फ्लेवर प्लॉट बदलती है और नई कहानी नई प्रसंग नए प्रश्नों को लेके खड़ी होती है। उन्हीं कहानीकारों में से उषा प्रेमदा आती हैं। अगर नई कहानी दौर की बात करें तो नई कहानी का जो फ्लेवर चला था, जो एक पैटर्न चला था, उसके जो पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं वो कमलेश्वर, मोहन, राकेश और राजेंद्र यादव का नाम आता। ठीक उसी पैरेलल, उसी समकालीन, उसी समय में स्त्री लेखिकाएं भी लिख रही थी। स्त्री लेखिकाएं नई कहानी के पहले बहुत कम मिलती हैं, ना के बराबर मिलती, लेकिन नई कहानी का जो दौर है वहाँ पे जो आधी आबादी पीछे छूटी हुई थी उन्होंने भी अपना एक कह सकते हैं कि योगदान दिया और खुल के सामने आई रचना श्रेणी में अपना काम करने के लिए अग्रसर हुए भारी मात्रा में। उन नई कहानीकारों के पैरेलल जो कहानी स्त्री लेखिकाएं लिख रही थीं उसमें भी त्रिमूर्तियों का जिक्र होता है, त्रिदेवियां हैं, जिसमें मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती और उषा प्रेमदा का नाम आता है। उसी नई कहानी दौर की उषा प्रेमदा की कहानी वापसी इसमें शामिल की गई है, जो वृद्धों की समस्या को लेके लिखी गई है। बहुत ही बेहतरीन कहानी है, 1961 की कहानी है। आप पढ़िएगा इसे और इस कहानी को पढ़ के आपको एक नई दुनिया में एक नई चीज़ समझ में आएगी। और उसके बाद इन सभी कहानियों की तात्विक समीक्षा आती है। तात्विक समीक्षा के बारे में मैंने आपको बताया कि आलोचनात्मक नज़रिया, आलोचनात्मक तरीके से देखना कि इस कहानी को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, ये कहानी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस कहानी में जो कथानक है, जो स्टोरी आई है, उसका हमारे आज के जीवन से कैसे संबंध है और आज वो समाज में कैसे घटित हो रहा है। इन सभी प्रासंगिकता को लेकर इन कहानियों को पढ़ना है, समझना है और जानने की कोशिश करना है। अब आगे बढ़ते हैं इकाई 3। इकाई 3 के अंतर्गत प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, एक आलोचनात्मक किताब है जिसको आपने पढ़ा, संपूर्ण इतिहास के बारे में आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आदिकाल का अतीत, अन्य इनके इतिहास की रचनाएं हैं। इनकी बेहतरीन किताब है। आप लोगों ने मध्यकाल में कबीर को पढ़ा होगा, कबीर के दोहे पढ़ा होगा। कबीर नाम की किताब है जो फेमस किताब है और कबीर को कबीर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी शामिल होते हैं। आप लोगों ने जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ा होगा तो वहाँ मध्यकाल में देखा होगा कि तुलसीदास पे
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुल के लिखा है, मतलब अच्छे से लिखा है। जायसी पे लिखा है, मीरा पे लिखा है, सूरदास पे भी रम के लिखा है, लेकिन कबीर को सदुक्कड़ी भाषा कह के इन्होंने कहीं ना कहीं एक साइड किया है, जिसको इस्टेब्लिश करने का या कह सकते हैं साहित्य के केंद्र में लाने का काम हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ पे निबंध शामिल है कुटच। कुटच भी एक तुच्छ निरीह पौधा है, जिसको केंद्र में लाके एक बहुत बड़े पौधे के रूप में, एक जिजीविषा पौधे के रूप में स्थापित करने का काम हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। उसके माध्यम से संपूर्ण समाज को, संपूर्ण सृष्टि को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। लोभ और प्रीति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। लोभ और प्रीति मनोविकारों पर लिखा गया निबंध है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में शामिल है। लोभ से तात्पर्य लालच से है, प्रीति से तात्पर्य प्रेम से। लालच कब प्रेम बन जाता है, प्रेम कब लालच बन जाता है, कब दोनों अपना अलग अलग भूमिका अदा करते हैं, इसके बारे में बेहतरीन उदाहरण देके इस निबंध में समझाया गया है। तो आप लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करना। आप लोग ध्यान देना, मैं बार बार कह रही हूँ, टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी चीज़ें और याद रहेगी, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से सबसे पहले इन निबंध को पढ़ना है, टेक्स्ट को पढ़ना है, निबंधकार को पढ़ना है, समझना। उसके बाद निबंधकार और निबंध की तात्विक समीक्षा करनी है। तात्विक समीक्षा से तात्पर्य है एक आलोचनात्मक क्रिटिकल नज़रिए से आपको इस निबंध को समझना है और जानना है। इकाई 4 के अंतर्गत भी निबंध को ही शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पे इकाई 3 और इकाई 4 में अंतर ये है, इकाई 3 के अंतर्गत निबंधकार जो कह सकते हैं मेल निबंधकार हैं, पुरुष हैं, उनको शामिल किया गया। इकाई 3 में फीमेल को शामिल किया गया है, स्त्री निबंधकार को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे बेहतरीन निबंधकार माना जाता है महादेव वर्मा को। इनके 4 निबंध संग्रह हैं। चिंतन के छड़ निबंध संग्रह से संस्कृति और शिक्षा निबंध लिया गया है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। संस्कृति और शिक्षा पर इनका एक व्याख्यान है, जो इन्होंने उत्तराखंड किसी यूनिवर्सिटी में अपना व्याख्यान दिया था, उसी व्याख्यान को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आपको बहुत बारीकी से संस्कृति और शिक्षा के बारे में समझ में आएगा। तो इस निबंध को भी बहुत बारीकी से आप पढ़ने और समझने की कोशिश करना। अगले निबंधकार हैं जो कि अस्तित्ववाद की पुरोधा कही जा सकती हैं। अस्तित्ववाद इनके संपूर्ण रचना संसार पर अस्तित्ववाद का प्रभाव, इनके जीवन पर भी अस्तित्ववाद का प्रभाव रहा है, और ये फेमिनिस्ट रही हैं, फीमेल को केंद्र में रख के लिखने वाली रही हैं। तो उस नज़रिए से भी इनका संपूर्ण रचना संसार देखने को मिलता है। प्रभा खेतान के उपन्यास, कहानी भी मिलते हैं, निबंध भी मिलते हैं, और आलोचनात्मक किताबें भी प्रभा खेतान ने लिखा है। प्रभा खेतान की जीवनी भी मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है, इनका एक फेमस निबंध है भूमंडलीकरण, धार्मिक समाज और पूंजीवाद। भूमंडलीकरण से तात्पर्य अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं संक्षिप्त में, तो भूमंडलीकरण से तात्पर्य है पूरा विश्व एक है, ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी है। और ये कब होता है? वैसे तो हमारे समाज में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन भूमंडलीकरण जो कि 1990-91 के दौर में सोवियत संघ के विघटन के बाद संपूर्ण विश्व में पूंजीवाद का जब प्रवाह हो गया, संपूर्ण विश्व में पूंजीवादी विचारधारा फैल गई, तो भूमंडलीकरण का जन्म हुआ। और इस भूमंडलीकरण ने एक नई परिभाषा गढ़ी, जिसे हम कह सकते हैं बाजारवाद। संपूर्ण विश्व बाजार है, और उस मार्केटिंग और बाजार और पूंजी के बल पे पूरा विश्व एक हो गया, ग्लोबलाइज्ड हो गया। आज हम घर बैठे कहीं से भी कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, कोई चीज़ मंगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब कोई चीज़ ऐसा नहीं रहा कि जो हमारे पहुंच से बाहर हो। तो कह सकते हैं बाउंड्री फ्री हो गई अब चीज़ें, अब कहीं भी आना जाना असंभव नहीं रहा। और दूसरा जो है धार्मिक समाज हमारा भारतीय समाज किस तरह से अपना अस्तित्व कायम किए हुए, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पूंजीवाद, इन तीनों का बड़ा ही सारगर्भित ये निबंध है, जो आप पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे। और साथ ही साथ स्त्री के अस्तित्व से भी आपका परिचय होगा। स्त्री की क्या भूमिका है, अर्थात कह सकते हैं जो आधी दुनिया है, आधा समाज है, उसका क्या अहम रोल है अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने समाज को बनाए रखने में और एक नई विचारधारा के साथ जीवन यापन करने में। तमाम तरह के प्रश्नों को लेकर प्रभा खेतान इस निबंध के माध्यम से उपस्थित होती हैं आपके सामने। तो इस निबंध को आप बारीकी से पढ़िए, समझिए और जानने की कोशिश करिए कि आखिर ये सब क्या है,
जिसके बारे में प्रभा खेतान बहुत बारीकी से इन विषयों पर अपना विचार विमर्श करती हैं। तो ये हो गया इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा और आप आगे इसको समझ के इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पाठ्यक्रम को आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और विस्तार से एक एक टॉपिक पे भी लेक्चर मैं बनाऊंगी क्रमशः। आप इसके बारे में पढ़ें, समझें और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, सिलेबस को समझने की कोशिश करें और स्वयं से पढ़ने की कोशिश करें। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।